तो चलिए आज हिंदी वर्णमाला की दुनिया में एक गोता लगाते हैं। देखिए, ये सिर्फ अक्षरों की एक लिस्ट भर नहीं है। इसके पीछे एक पूरा का पूरा विज्ञान है। और हाँ, इसे समझना टीचिंग एलिजिबिलिटी एग्जाम्स में सफलता की पहली सीढ़ी चढ़ने जैसा है। जरा सोचिए, कोई भी भाषा हो, उसकी बुनियाद, उसकी नींव क्या होती है? वो होती है उसकी सबसे छोटी आवाज, यानी कि ध्वनि। असल में सारी कहानी बस यहीं से शुरू होती है। अक्सर ऐसा होता है कि लोग वर्ण और अक्षर को एक ही चीज समझ लेते हैं, पर सवाल यह है कि क्या ये सच में एक हैं? एग्जाम्स के लिहाज से देखें तो ये बारीक सा फर्क जानना बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले अपनी नींव पक्की करते हैं और समझते हैं इन दो सबसे बुनियादी कॉन्सेप्ट्स को, ध्वनि और शब्दांश। अब यहां देखिए, अक्षर वो है जिसे हम एक ही झटके में बोल और लिख सकते हैं, जैसे क। लेकिन वर्ण क्या है? वर्ण है उसकी सबसे छोटी, मतलब जिसे और तोड़ा ना जा सके, वो वाली ध्वनि, जैसे क के नीचे हलंत और अ। है ना ये कमाल का फर्क? बस यही तो है भाषा विज्ञान का असली जादू। अच्छा, इसी कॉन्सेप्ट को अब जरा एक्शन में देखते हैं, वर्ण विच्छेद के साथ। मान लीजिए शब्द है कैमरा। जब हम इसे इसके मूल वर्णों में तोड़ते हैं, क, ए, म, ए, र, आ, तो बिल्कुल साफ साफ दिखने लगता है कि कैसे स्वर और व्यंजन आपस में मिलकर शब्द बनाते हैं। अब ये जितने भी वर्ण हैं, इन्हें मोटे तौर पर दो बड़े परिवारों में बांटा गया है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। एक तीसरी स्पेशल कैटेगरी भी है, जो ना तो पूरी तरह इस परिवार की है, ना उस परिवार की। है ना मजेदार बात? यहाँ पे सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि स्वर यानी कि वावल्स वो अपने आप में पूरे हैं, स्वतंत्र हैं। उन्हें बोलने के लिए किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट्स, वो बेचारे स्वरों के बिना अधूरे हैं। उनका उच्चारण हो ही नहीं सकता बिना स्वरों की मदद के। और ये आ गई वो तीसरी स्पेशल कैटेगरी जिसकी हम बात कर रहे थे। इसका नाम है अयोगवाह। ये ऐसे हैं जो न तो पूरी तरह से स्वर हैं और न ही व्यंजन। ये हैं अंग और आह। कह सकते हैं कि ये हिंदी के कुछ अनोखे खिलाड़ी हैं। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और स्वरों की दुनिया को और करीब से देखते हैं। हो सकता है पहली नज़र में ये सिस्टम थोड़ा मुश्किल लगे, पर यकीन मानिए असल में ये बहुत ही साइंटिफिक और लॉजिकल है। अगर लिखने की बात करें तो हिंदी में कुल 11 स्वर हैं। पर असली मजा तो तब आता है जब हम ये देखते हैं कि सिर्फ उच्चारण यानी बोलने के तरीके के आधार पर इन्हें कितने अलग अलग तरीकों से बांटा जा सकता है। तो पहला क्लासिफिकेशन है उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। कुछ होते हैं ह्रस्व स्वर, जिन्हें बोलने में बस एक पल लगता है, एकदम झट से। और कुछ होते हैं दीर्घ स्वर, जो थोड़ा ज्यादा समय लेते हैं। इसको ऐसे समझिए कि एक है T20 मैच और दूसरा है टेस्ट मैच। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ टाइमिंग की नहीं है। भाषा विज्ञान की असली खूबसूरती तो देखिए। स्वरों का क्लासिफिकेशन इस बात पर भी निर्भर करता है कि उन्हें बोलते वक्त हमारे मुंह के अंदर क्या क्या हो रहा है। मतलब हमारी जीभ कहाँ है, होंठों का शेप कैसा है और मुंह कितना खुल रहा है। जैसे कि जीभ की पोजीशन के हिसाब से, अगर बोलते समय जीभ का अगला हिस्सा एक्टिव है तो वो हुए अग्र स्वर। अगर बीच वाला हिस्सा काम कर रहा है तो मध्य स्वर, और अगर पिछला हिस्सा तो पश्च स्वर। इसे खुद बोलकर महसूस किया जा सकता है। बिल्कुल इसी तरह मुंह कितना खुल रहा है, इस आधार पर भी 4 कैटेगरीज बन जाती हैं। संवृत यानी मुंह लगभग बंद, विवृत यानी मुंह पूरा खुला, और फिर इन दोनों के बीच की 2 स्थितियां, अर्धसंवृत और अर्धविवृत। अब सवाल उठता है कि इतनी सारी कैटेगरीज याद कैसे रखी जाएं? तो इसके लिए कमाल की ट्रिक है। बस एक शब्द याद रखना है, सुई। इसमें स से हुआ संवृत और ऊ और ई वो स्वर हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं। है ना, एकदम सिंपल। और आखिरी क्लासिफिकेशन वो आधारित है हमारे होंठों के शेप पर। जब स्वर बोलते हुए होंठ गोल हो जाएं, जैसे ऊ या ओ, तो वो कहलाते हैं वृत्तमुखी। और जब होंठ फैले हुए रहते हैं, गोल नहीं होते, जैसे अ या ई में, तो वो हो गए अवृत्तमुखी। अच्छा, अब आते हैं एक ऐसी चीज पर जो हिंदी लिखने में अक्सर बहुत कंफ्यूज करती है, और वो है र व्यंजन के अलग अलग रूप। र को लिखने के कई तरीके हैं, है ना? कभी ये किसी अक्षर के सिर पर रेफ बन के बैठ जाता है, कभी पैरों में पदेन के रूप में लगता है, और कभी कभी तो कुछ व्यंजनों के साथ एक बिल्कुल ही खास तरीके से जुड़ता है।
और हर रूप की अपनी एक अलग पहचान और उच्चारण का नियम है। अब इसे समझने का एक गोल्डन रूल है, बिल्कुल सीधा सा। वो र जो सिर पर बैठा है, यानी किसी भी अक्षर के ऊपर लगा है, वो हमेशा आधा होता है, मतलब स्वर रहित। और जो भी र पैरों में है, यानी नीचे की तरफ लगा है, वो हमेशा पूरा होता है, यानी स्वर सहित। तो फिर इस पूरी चर्चा का सार क्या निकला? सार यही है कि हिंदी वर्णमाला सिर्फ रटने वाले अक्षरों का एक समूह नहीं है, बल्कि ये एक बेहद साइंटिफिक और लॉजिकल सिस्टम है। और इस सिस्टम की नींव को समझना भाषा पर अपनी पकड़ मजबूत करने का पहला और सबसे जरूरी कदम है। वर्णमाला को इस तरह से देखना, एक साइंटिफिक नजरिए से, ये सिर्फ हिंदी तक ही सीमित नहीं है। दुनिया की हर भाषा के पीछे अपनी एक व्यवस्था, अपने एक लॉजिक काम करता है। अब सोचने वाली बात यह है कि इस नजरिए से देखने पर अपनी भाषा में और कौन-कौन से नए और दिलचस्प पैटर्न्स नजर आ सकते हैं।